मूवी शुरू होती है, हम कैंग को देखते हैं जो कि एक आर्ट टीचर है और वो अपनी कार से म्यूजियम शहर की ओर जा रहा था जहां उसे एक बड़े स्कूल में नौकरी मिली है। ये नौकरी उसके लिए बहुत मायने रखती है क्योंकि उसकी फाइनेंशियल कंडीशन अभी ठीक नहीं थी। लेकिन रास्ते में उसका एक एक्सीडेंट हो जाता है जिससे उसकी कार खराब हो जाती है। वो अपनी कार की मरम्मत करवाने के बाद वो जिम नाम की एक लड़की से लिफ्ट मांगता है जो उसी शहर में जा रही थी। मूवी की दूसरी तरफ हम एक सीन देखते हैं जहां एक छोटा बच्चा ट्रेन के आगे आकर सुसाइड कर लेता है। वहीं इधर बातचीत के दौरान जिन कैंग को बताती है कि मैं एक ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन में काम करती हूं और कैंग जिन को बताता है कि मैं एक आर्ट टीचर हूं और मैं जिस स्कूल में नौकरी करने के लिए जा रहा हूं वो उन बच्चों के लिए है जो सुन और बोल नहीं सकते और मैं साइन लैंग्वेजेस जानता हूं जो बहरे और गूंगे बच्चों को पढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और इस सफर के एंड तक ये दोनों आपस में दोस्त बन जाते हैं। जाने से पहले जिन कैंग को बताती है कि एक ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविस्ट होने के नाते मैं शहर की पुलिस को अच्छी तरह से जानती हूँ। जिसके बाद कैंग स्कूल पहुँचता है और प्रिंसिपल से मिलता है और उनकी बातचीत से पता चलता है कि कैंग को ये नौकरी उनके कॉलेज प्रोफेसर किम की सिफारिश पर मिली है क्योंकि प्रोफेसर किम और इस स्कूल के प्रिंसिपल अच्छे दोस्त हैं। तभी उस स्कूल का एडमिन वहां पर आता है जो असल में प्रिंसिपल का छोटा भाई है और ये दोनों भाई जुड़वा हैं। स्कूल का एडमिन कैंग को अपने साथ ले जाता है और उसे नई नौकरी के नियम बताता है, मगर अचानक से वो एक ऐसी बात कह देता है जिससे कैंग चौंक जाता है। वो कहता है इस नौकरी के लिए तुम्हें 50 लाख कोरियन वोन देने होंगे, यानी लगभग 3 लाख रुपए। कैंग कहता है कि इस बारे में तो मेरे को पता ही नहीं था। वो रात को अपनी मदर को फोन करके इस बारे में बताता है और पैसों का इंतजाम करने के लिए कहता है। अब अगले दिन कैंग क्लास ले रहा होता है, तभी उसे बच्चों को देखकर ऐसा लगता है कि वो थोड़े डरे हुए हैं। उसी में से एक लड़का जीन जो अपना होमवर्क तक नहीं कर पा रहा था और उसके चेहरे पर चोट के निशान है। वहीं ये सब देखकर कैंग को बहुत अजीब लगता है तो वो स्कूल के एक सीनियर टीचर पार्क से मिलता है और बच्चों के बिहेवियर और जीन के बारे में बात करता है। पार्क उसे बताता है कि जीन का छोटा भाई कुछ दिन पहले ही एक ट्रेन हादसे में मारा गया था जिस वजह से जीन को बहुत गहरा सदमा लगा है। वैसे वो काफी जिद्दी है और अपनी फीलिंग्स को किसी से शेयर नहीं करता वो। इसके बाद शाम को कैंग की मदर उसे फोन कर बताती है कि मैंने पैसों का इंतजाम कर लिया है। इसी दौरान पता चलता है कि कैंग की वाइफ अब इस दुनिया में नहीं है और उसकी एक छोटी बेटी है जो उसकी मदर के साथ रहती है। तभी कैंग को बच्चों के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है और वो दौड़ कर जाता है और देखता है कि आवाज लड़कियों के टॉयलेट से आ रही थी। वो वहां पर खड़ा होकर पूछता है कि अंदर कौन है, लेकिन तभी यहाँ स्कूल का चौकीदार आ जाता है और कहता है कि जब बच्चे बोर होते हैं तो वो ऐसे चिल्लाते हैं और वो कैंग को वहां से जाने के लिए कहता है। अब नेक्स्ट सीन में हम शहर के एक पुलिस ऑफिसर को स्कूल के प्रिंसिपल से रिश्वत लेते हुए देखते हैं। दोनों स्कूल में हुई किसी इंसिडेंट को छिपाने की बात करते हैं। अब अगले सीन में कैंग टीचर पार्क को जीन को बुरी तरह मारते पीटते हुए देखता है। जब कैंग पार्क से पूछता है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं तो पार्क बताता है कि जीन कल रात स्कूल से भागने की कोशिश कर रहा था और वो ऐसा पहले भी कर चुका है। फिर पार्क जीन की आंखों में देखकर कहता है कि तुम मेरी भावनाएं क्यों नहीं समझते। वहीं कैंग को अब समझ में आ रहा था कि यहाँ पर कुछ तो झोल है। शाम को जब कैंग स्कूल से वापस जा रहा होता है तो वो एक लड़की को खिड़की से बाहर झूलते हुए देखता है जिसे देखकर वो डर जाता है और उसे आवाज लगाता है, लेकिन वो लड़की कुछ सुन नहीं पाती। वो भागते हुए कैंग उसके कमरे में जाता है और उसे खिड़की से नीचे उतारता है और वो लड़की डर जाती है और कैंग को दूर धकेल देती है। फिर कैंग इशारों में उसे समझाता है कि वो उसकी मदद करना चाहता है। तब वो लड़की कैंग को सीढ़ियों से नीचे ले जाती है और एक गेट की ओर इशारा करके चली जाती है। कैंग जब गेट खोलकर अंदर जाता है तो वो देखता है कि एक औरत एक स्टूडेंट को बहुत ही बुरी तरह से मार रही है, जिसे देखकर कैंग को बहुत गुस्सा आता है और उस औरत को वो धमकाता है। तो वो औरत कहती है कि मैं यहाँ की इंचार्ज हूँ और बच्चों के साथ ऐसा ही व्यवहार किया जाता है यहाँ पर। फिर कैंग उस इंसिडेंट को हॉस्पिटल ले जाता है और अपनी दोस्त जिन को फोन करता है। जिन भी इस इंसिडेंट से बहुत दुखी होती है और कैंग से कहती है कि हमें पुलिस में इनकी शिकायत करनी चाहिए। अब अगले दिन कैंग जिन के साथ इंचार्ज की शिकायत करने के लिए प्रिंसिपल के पास जाते हैं। प्रिंसिपल उनसे कहता है कि हाँ हमें पता है उसका तरीका ठीक नहीं है और हम इस बारे में बात करेंगे उससे। लेकिन जब कैंग बताता है कि मैंने उस घायल स्टूडेंट को हॉस्पिटल में भर्ती कराया है तो इस बात से प्रिंसिपल थोड़ा नाराज हो जाता है और वो कैंग से उस हॉस्पिटल का नाम पूछता है और कहता है कि मैं खुद उस बच्चे को वहां से ले आऊंगा। इसके बाद जिन कैंग को फोन करके अकेले में बुलाती है और उसे ऐसी बातें बताती है जिससे जिन से कैंग दंग रह जाता है। जो लड़की हॉस्पिटलाइज्ड है उसने जिन के लिए एक लेटर लिखा था जिसमें लिखा है कि स्कूल के प्रिंसिपल ने उसके साथ रेप करने की कोशिश की है और स्कूल की लेडी इंचार्ज जो प्रिंसिपल की मुंह बोली बहन है वो भी इसमें शामिल है।
सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ये दोनों ही स्कूल के बच्चों के साथ ऐसा ही करते हैं। स्कूल का एडमिन जो प्रिंसिपल का जुड़वा भाई है वो भी इस पूरे खेल में शामिल है। इतना ही नहीं, टीचर पार्क भी लड़कों का यौन शोषण करता है, जिसके बाद जिन बताती है कि पुलिस भी इस मामले में शामिल है, इसलिए बच्चे अपनी शिकायत नहीं कर पाते। ये सुनकर कैंग के होश उड़ जाते हैं। तभी उसे याद आता है कि उसने प्रिंसिपल को हॉस्पिटल का नाम बता दिया था और वो डर जाता है कि कहीं प्रिंसिपल उस लड़की को कहीं कुछ कर ना दे, इसीलिए वो जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल की ओर भागता है। वहीं दूसरी तरफ प्रिंसिपल भी अपनी टीम के साथ उस लड़की को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करने के लिए जाता है, लेकिन कैंग और जिन प्रिंसिपल से पहले ही उस लड़की को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करवा कर अपने घर ले आते हैं। फिर कैंग इशारों की भाषा में उस लड़की से पूछता है कि उस रात हुआ क्या था आखिर। डरते हुए वो लड़की इशारों में बताती है कि प्रिंसिपल ने मुझे ऑफिस में बुलाकर जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। जब मैं भागी तो प्रिंसिपल ने मुझे लेडीज टॉयलेट में ढूंढ लिया और फिर से उसने मेरे साथ जबरदस्ती किया। ये उसी रात की बात है जब कैंग को लेडीज टॉयलेट से आवाज सुनाई दे रही थी। यहाँ पर उस दिन खिड़की पर बैठी दूसरी लड़की भी वहीं पर मौजूद थी और वो भी अपनी कहानी सुनाती है। वो बताती कि प्रिंसिपल ने मेरे साथ भी ऐसा किया था और ये बताते हुए वो बहुत रोने लगती है। ये सुनकर सभी बहुत दुखी होते हैं। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कैंग की मदर और उसकी बेटी उसके घर आती है। कैंग की मदर प्रिंसिपल के लिए एक तोहफा लाई थी। तभी यहाँ पता चलता है कि कैंग की बेटी को अस्थमा है और उसकी मदर उसकी बहुत देखभाल करती है। कैंग की मदर कहती है कि मैंने सुना है कि प्रिंसिपल के अच्छे लिंक्स हैं, अगर वो चाहे तो तुम्हारा ट्रांसफर वो शहर में करवा सकते हैं। लेकिन कैंग गुस्से से कहता है कि यहाँ के लोग बहुत ही बुरे हैं और मुझे इनसे कोई फेवर नहीं चाहिए। तभी कैंग की मदर उससे कहती है कि मैं घर गिरवी रखकर रिश्वत के पैसे का इंतजाम करके आई हूँ और अब हमारी फाइनेंशियल कंडीशन पहले से बेहतर हो गई है, इसलिए तुम बस अपनी नौकरी पर ध्यान दो और थोड़े पैसे कमाओ। वही उन बच्चों के लिए न्याय दिलाने के लिए सबसे पहले जिन उस शहर के एजुकेशन डिपार्टमेंट के पास जाती है, लेकिन वो कहते हैं कि ये इंसिडेंट क्लास खत्म होने के बाद हुई थी, इसलिए हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। दरअसल उस स्कूल का प्रिंसिपल एक पावरफुल आदमी है, इसलिए कोई भी उसके खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं करता। इसके बाद जिन पुलिस के पास जाती है, लेकिन पुलिस पहले ही प्रिंसिपल से मिल चुके हैं और वो जिन को बताता है कि हम ऐसे पावरफुल आदमी के खिलाफ ऐसे बच्चों की सलाह पर कार्रवाई नहीं कर सकते जो ना तो बोल सकते हैं और ना ही सुन सकते हैं, तो हम इस पर क्या ही बोलेंगे। पर जिन उन्हें धमकी देती है कि वो अदालत तक जाएगी, लेकिन इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता और वो लोग कोई परवाह नहीं करते और इनकार कर देते इस बात को। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि स्कूल टीचर पार्क प्रिंसिपल के ऑफिस में जिन को बुरी तरह से पीट रहे थे। तो प्रिंसिपल से कहता है कि मिस्टर पार्क, ये प्रिंसिपल का ऑफिस है, यहाँ ये सब कुछ मत करो, उसे एक शांत जगह ले जाओ और पीटो। वही कैंग ऑफिस के बाहर खड़ा था और उसे अच्छी तरह पता है कि अंदर हो क्या रहा था, पर कैंग एक बहुत ही शांत आदमी है, लेकिन अब ये सब कुछ उसके बर्दाश्त से बाहर हो चुका था। जब पार्क जिन को ले जा रहा होता है तो कैंग एक फूलदान से उसे मारकर उसका सिर फोड़ देता है। इसके बाद कैंग जिन को ह्यूमन राइट्स सेंटर ले जाता है, जहाँ वो उनसे पूछता है कि क्या हुआ था। जिन बहुत ही डरा हुआ होता है और वो उनसे इशारों में पूछता है कि अगर मैं सब कुछ बताऊंगा तो क्या उन लोगों को सजा मिलेगी। कैंग उसे वादा करते हुए कहता है कि तुम इन सबको सच बताओ, हम सब मिलके उसे सजा दिलवाएंगे। फिर कैंग उनसे पूछता है कि तुम्हारे छोटे भाई ने रेलवे ट्रैक पर सुसाइड क्यों कर लिया था। तब जिन उनसे कहता है कि स्कूल टीचर पार्क पिछले कई महीनों से हमारा यौन शोषण कर रहे थे, लेकिन फिर एक दिन उन्होंने मेरे छोटे भाई को अपने घर बुलाया। उसने उनसे विनती की ऐसा ना करो, प्लीज ना करो, लेकिन पार्क ने उसकी एक नहीं सुनी और मेरे छोटे भाई के साथ ऐसा कर दिया। ये सदमा मेरे छोटे भाई को बर्दाश्त नहीं हुआ और उसी रात उसने रेलवे ट्रैक पर जाकर सुसाइड कर लिया। ये सब कोरिया के एक बड़े न्यूज चैनल पर लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा था, जिससे पूरे देश में बहुत ही बड़ा हंगामा मच चुका था और आखिरकार उस रिश्वतखोर पुलिस वाले को इन लोगों को गिरफ्तार करना पड़ा। जब वो स्कूल के प्रिंसिपल को पुलिस स्टेशन ले जा रहे होते हैं तो रास्ते में एक जगह गाड़ी रोककर उसे समझाता है कि सबसे पहले तो एक अच्छा वकील हायर करो तुम, जिसका कांटेक्ट जज से ना हो, ताकि कल को वो जज को भी पैसा न खिलवा सके। और क्योंकि तुम एक बहुत ही रिलीजियस क्रिश्चियन हो तो अपने चर्च को कहो कि तुम्हारी गिरफ्तारी के खिलाफ प्रदर्शन करें। ये मामला बहुत ही बड़ा बन चुका था और मुझ पर मेरे सीनियर्स का काफी दबाव है, इसलिए मैं अब कुछ भी नहीं कर सकता। फिर अगले ही दिन इस शहर के चर्च के लोग इनकी गिरफ्तारी के खिलाफ प्रदर्शन करना शुरू कर देते हैं और फिर हम देखते हैं कि इन तीनों के खिलाफ कोर्ट में सुनवाई शुरू हो जाती है। इस केस का जो जज है उसका ये पहला केस था। इससे पहले ये एक वकील था। गवर्नमेंट के किसी नए रूल की वजह से उसको ये केस मिला है और इस केस की पहली सुनवाई में कोई भी खास नतीजा नहीं निकलता। कोर्ट की सुनवाई के बाद स्कूल के प्रिंसिपल की वाइफ कैंग को आकर थप्पड़ मारती है और वो जीन से लड़ना शुरू कर देती है और अब कैंग को स्कूल से निकाल दिया जाता है। अब उसके पास रहने के लिए कोई भी जगह नहीं थी, तो वो जिन से पूछता है कि क्या मैं कुछ दिनों के लिए तुम्हारे ऑफिस में रह सकता हूँ, जिस पर जिन मान जाती है। इसके बाद हम कोर्ट में इस केस की अगली सुनवाई को देखते हैं और सबसे पहले स्कूल के चौकीदार को बयान देने के लिए बुलाया जाता है
क्योंकि वो प्रिंसिपल का आदमी था, इसलिए वो उनके खिलाफ कुछ नहीं बोलता। वहीं जब बच्चों का वकील उससे सवाल करता है तो उसका झूठ पकड़ा जाता है और जज उसे फटकार लगाता है। इसके बाद उस डॉक्टर को बुलाया जाता है जिसने उस लड़की का इलाज किया था। वो भी उन पावरफुल लोगों के साथ मिली हुई होती है और वो उस लड़की की 2 अलग अलग रिपोर्ट बनाती है, लेकिन सुनवाई के दौरान उसका झूठ भी पकड़ लिया जाता है। फिर वो उन 3 स्टूडेंट्स में से एक लड़की को बुलाते हैं। वो अपनी सांकेतिक भाषा यानी साइन से बताती है कि स्कूल का प्रिंसिपल और टीचर पार्क उसके साथ कई सालों से रेप करते आ रहे हैं, लेकिन कोर्ट की सुनवाई में भी कोई फैसला नहीं होता। अब स्कूल प्रिंसिपल की दोस्त प्रोफेसर किम को भी इस केस के बारे में पता चलता है, क्योंकि उसने ही कैंग की नौकरी लगवाई थी, इसलिए वो कैंग से मिलने आती है। वो कैंग को समझाती है कि तुम्हें इन बच्चों को न्याय दिलाकर कुछ हासिल नहीं होने वाला, लेकिन अगर तुम केस वापस ले लोगे तो उससे काफी फायदा होगा तुम्हें। और मैंने सुना है कि तुम्हारी बेटी की तबीयत कुछ खास ठीक नहीं रही थी, तो तुम्हें उसका इलाज करवाने के लिए पैसे चाहिए होंगे और उसका इंतजाम मैं कर सकती हूँ। लेकिन कैंग ये ऑफर ठुकरा देता है और कहता है कि अगर मैंने ये केस वापस ले लिया तो मैं खुद को भी माफ कभी नहीं कर पाऊंगा। अब अगली सुनवाई के लिए कोर्ट रूम में जाने से पहले कैंग की मदर उससे मिलने आती है और वो उस पर गुस्सा करके कहती है कि तुम यहाँ पर जॉब करने के लिए आए थे, ना कि इन सब मामलों में फंसने आए थे। तुम्हारे लिए तुम्हारी बेटी से ज्यादा ये बच्चे इंपॉर्टेंट है क्या? पर कैंग अपनी मदर की बातों को अनसुना कर देता है और सुनवाई के लिए अंदर चला जाता है। और आज उस लड़की को बुलाया जाता है जो हॉस्पिटल में भर्ती हुई थी। वो अपनी भाषण में बताती है कि पिछले कुछ सालों से प्रिंसिपल ने मेरे साथ कई बार जबरदस्ती किया है। स्कूल प्रिंसिपल का वकील बहुत ही शाना है, तो वो लड़की से पूछता है कि क्या तुम बता सकती हो कि इन 2 भाइयों में से कौन सा प्रिंसिपल है, क्योंकि वो तो जुड़वा है। तो वो लड़की उन दोनों के पास जाती है और उन्हें अपनी साइन भाषा में कुछ दिखाती है और उसके बाद वो बताती है कि इन दोनों में से कौन प्रिंसिपल है। फिर जज उस लड़की से पूछता है कि तुमने इन दोनों जुड़वा भाइयों में से प्रिंसिपल को कैसे पहचाना? कि वो बताती है कि हर बार कुछ गलत करने के बाद स्कूल का प्रिंसिपल उन्हें सांकेतिक यानी साइन भाषा में मारने की धमकी देता था और उन्होंने उसी साइन भाषा का इस्तेमाल किया। मैंने दोनों के सामने किया, जिससे स्कूल के प्रिंसिपल शर्मिंदा हो गए और इसी वजह से मैं प्रिंसिपल को पहचान पाई। अब इस लड़की की गवाही के कारण उनका केस बहुत ही मजबूत बन जाता है। फिर जज कहता है कि इस केस की अंतिम सुनवाई अब अगले शुक्रवार को होगी और इस केस का फैसला भी उसी दिन होगा। अब नेक्स्ट सीन में जिन जियोन के घर उसके दादी से मिलने जाती है। उस स्कूल की लेडी इंचार्ज को उसके घर से बाहर आते हुए देखती है। इन दोनों की बातचीत से पता चलता है कि जीन के पेरेंट्स नहीं है और उसकी दादी ने ही जिन और उसके छोटे भाई को पाला है। ये लोग इतने गरीब हैं कि 2 वक्त का खाना भी इनके लिए मुश्किल होता था, इसलिए स्कूल वाले इनकी मजबूरी का फायदा उठाकर कुछ पैसे दे देते थे और अपना केस वापस ले लेते हैं। जिन को ये सब जानकर बहुत ही बुरा लगता है, लेकिन जीन को अभी तक ये नहीं पता चला कि उसकी दादी ने केस वापस ले लिया है। वहीं कैंग जीन को पैसों वाली बात बताकर उसकी दादी को उसकी नजरों में नहीं गिराना चाहता, इसलिए वो कहता है कि तुम्हारी दादी बहुत ही अच्छी है, इसलिए उन्होंने ये केस वापस ले लिया। ये सुनकर जियोन को बहुत ही बुरा लगता है और वो रोने लगता है। वो कैंग पर गुस्सा भी होता है। पर उसी रात जब कैंग सो रहा होता है तो उसकी एक स्टूडेंट उसे जगाकर कहती है कि प्रिंसिपल जब भी किसी लड़की के साथ जबरदस्ती करता था तो वो साथ में उसका वीडियो भी बनाता था। अगर वो रिकॉर्डिंग मिल जाए तो ये बड़ा सबूत होगा उसके लिए। इसलिए उसी रात कैंग और जीन स्कूल जाते हैं और प्रिंसिपल के ऑफिस में वो रिकॉर्डिंग ढूंढ लेते हैं और वो अपनी वकील को दिखाते हैं। वकील कहता है कि हमारे लिए काफी बड़ा सबूत है, लेकिन कोर्ट रूम में इस वीडियो को नहीं चला सकते, इसलिए मैं इस केस के जज से पर्सनली मिलूंगा और उन्हें ये सबूत दिखाऊंगा। अब आखिरकार इस केस के फैसले का दिन आ जाता है और हमें पता चलता है कि 3 विक्टिम में से 2 के परिवारों ने पैसे लेकर मामला निपटा लिया है। अब सिर्फ उसी लड़की का केस बाकी है जिसको कैंग ने हॉस्पिटल में भर्ती करवाया था। अब जज फैसला सुनाता है और प्रिंसिपल और उसके भाई को सिर्फ 6 महीने और स्कूल टीचर पार्क को 8 महीने की जेल होती है। इतने मजबूत केस के बावजूद इतनी कम सजा कैसे हो सकती है? इस बात से कैंग और जीन बहुत ही दुखी होते हैं। उन्हें लगता है कि ये न्याय नहीं है। इस फैसले के बाद कैंग अपने वकील की तरफ ऐसे देखता है मानो उसे शक हो कि उसने रिश्वत ली है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि स्कूल के तीनों अपराधी अपने वकील के साथ किसी क्लब में पार्टी कर रहे थे। तभी प्रिंसिपल अपने वकील से पूछता है कि तुमने ये कैसे जीता? तो वकील बताता है कि मैंने जज को बहुत पैसे दिए और बच्चों के वकील को खरीदने के लिए मैंने उन्हें नौकरी का ऑफर दे दिया। वहीं दूसरी तरफ कैंग इस फैसले से निराश होकर शहर छोड़कर जा रहा था, पर जीन उसे जाने से पहले उन बच्चों से मिलने के लिए कहती है, लेकिन कैंग मना कर देता है क्योंकि उसे लगता है कि वो उनको न्याय नहीं दिला पाया। जियोन भी इस फैसले से बहुत ही दुखी होता है और वो पार्क से बदला लेने के लिए एक रेलवे लाइन के पास खड़ा होकर उसका इंतजार करता है। जब पार्क वहाँ पर आता है तो जीन उसे चाकू मार देता है और गुस्से में पार्क जियोन को बुरी तरह पीटता है। पर इसी बीच जियोन पार्क के पैर पर भी चाकू मार देता है, जिससे पार्क घायल होकर गिर जाता है। तभी जियोन की नजर आती हुई ट्रेन पर पड़ती है। वो पार्क से चिपक जाता है, ना तो वो खुद हटता है और ना ही उसे जाने देता है और दोनों ही ट्रेन की चपेट में आ जाते हैं और मारे जाते हैं। जियोन उसकी जान लेकर अपनी भाई का बदला ले लेता है
वहीं हम देखते हैं कि कैंग, जिन और वो सारे लोग जो बोल और सुन नहीं सकते इस इंसिडेंट के खिलाफ विरोध का प्रदर्शन करते हैं, लेकिन पुलिस भी उनके खिलाफ होती है और प्रदर्शन को रोक देती है। अब कुछ महीनों बाद कैंग अपने शहर वापस चला जाता है और दोनों लड़कियां अब जिन के साथ रहती हैं। ये दोनों अभी भी इस केस को लड़ रही थी, भले ही इंसाफ मिलने की उम्मीद बहुत कम हो। इसी दर्दनाक अंत के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। इस मूवी ने रियल लाइफ में भी बहुत ही बड़ा प्रभाव डाला है। मूवी में दिखाए गए सारे इंसिडेंट 2005 में हुए थे और ये मूवी 2011 में रिलीज हुई थी। इस मूवी ने कोरिया में बहुत बड़ा प्रभाव डाला था। 40 लाख से ज्यादा लोगों ने इस विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया था और सरकार को इस केस को फिर से खोलना पड़ा और दोषियों को सजा सुनाई। साथ ही कोरिया के आपराधिक कानूनों में भी बदलाव किए गए। मूवी में हमने एक तरफ स्कूल स्टाफ के बुरे लोगों को देखा तो दूसरी तरफ कांग जैसे ईमानदार लोगों को भी देखा जो अपनी समस्याओं को भूलकर सच्चाई के लिए लड़ते रहे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसी मूवी एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।